हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एग्जाम में। हम अपनी इस क्विक रिवीजन ऑफ कुरुक्षेत्र मैगजीन की सीरीज को जून 2020 की आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेटर मैनेजमेंट वेज बाय इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट की। कैसे हमने देखा था कि उसमें हमने कैसे वाटर इरिगेशन या वेरियस इरिगेशन मेथड को इफेक्टिवली मैनेज किया था सो दैट कि वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ सके और वेस्टेज कम से कम हो सके। तो उसी में हमने फोर्थ पॉइंट अभी हमारा छूटा हुआ था, उसको हम देखते हैं, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को। सो द एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस ऐसी कौन सी हो सकती हैं कि जिनसे हमारा इरिगेशन एफिशिएंसी बढ़ सकती है, वाटर कंजर्व हो सकता है और रन ऑफ मिनिमम हो सकता है। तो ऐसी प्रैक्टिसेस को हम देखेंगे। सबसे पहला है कंटूर टिलेज। कंटूर टिलेज की बात हमेशा जब भी आती है तो वो स्लोपी एरिया के लिए आती है। तो जैसे हम ये देख सकते हैं पिक्चर में कि ये एक हिली स्लोप है, माउंटेनियस रीजन है। तो यहाँ पे जो हमारे टेरेस होते हैं या टेरेन्स होती हैं, हिली टेरेन्स, इसमें अगर हम अक्रॉस द स्लोप इसमें फार्मिंग करते हैं, नॉट द अलोंग द स्लोप, तो इसमें हमारा काफी वाटर रिजर्व होता है। तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है हिली रीजन के लिए, जहाँ पे कि वाटर रिटेन नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटर रिटेन होना बहुत मुश्किल है rather देन की लोअर पार्ट पे। तो जो स्लोप का अपर पार्ट होता है उसमें वाटर बहुत कम रिटेन रहता है, तो वहां पे रिटेन करने के लिए, उसको कुछ टाइम के लिए रिजर्व करने के लिए अक्रॉस द स्लोप हमें फार्मिंग करनी चाहिए। देन आता है ब्रॉड बेड प्लांटिंग। ब्रॉड बेड प्लांटिंग से क्या होते हैं कि हमारे फरोज काफी डिस्टेंस पे होते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि एक बेड की थिकनेस इतनी बड़ी है यहाँ पे। सो द इरिगेशन इन फरोज के थ्रू होगा, तो इरिगेशन की इफिशियंसी बढ़ेगी और साथ में हमको छोटी छोटी फरोज बना के वाटर का वेस्टेज मिनिमम होगा। देन थर्ड फैक्टर इज कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन टिलेज, जैसा कि हम समझते हैं कि कंजर्वेशन टिलेज और ट्रेडिशनल टिलेज आप सभी ने देखा है कि कैसे कोई भी जब क्रॉप हार्वेस्ट होती है, नई क्रॉप के लिए जब हम सोइंग बेड बनाते हैं तो हम पूरी सॉइल चर्निंग करते हैं, उसकी लेवलिंग करते हैं, सारी चीजें करते हैं। बट कंजर्वेशन टिलेज में यहाँ पे हम जो एग्जिस्टिंग फील्ड है आफ्टर हार्वेस्टिंग उसमें मिनिमम, बिल्कुल मिनिमम टिलेज करके सिंपल सीड सोइंग कर देते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रीवियस क्रॉप का स्टेबल आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो उसी में जैसे मान लीजिए कि वीट की क्रॉप हार्वेस्ट की और उसके बाद ही हमने नेक्स्ट क्रॉप उसमें सोइंग कर दी उसके बीच में, मतलब जो स्पेस था। तो इसमें इससे दो फायदे होते हैं। एक तो हमको हमारा टिलेज ऑपरेशन की कॉस्ट बचती है और अननेसेसरी चर्निंग सॉइल की नहीं होती है, मॉइस्चर लॉस नहीं होता है, और साथ ही साथ जो ये स्टेबल है ये ऑर्गेनिक मेन्योर प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ इज द कंसेप्ट ऑफ मल्च। मल्च का कंसेप्ट बहुत अच्छा है इवेपोरेशन लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए। फोटो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लास्टिक मल्च का यूज किया गया है। इससे क्या होता है कि ड्रिप इरिगेशन या कोई भी आप इरिगेशन मेथड यूज करते हैं यहाँ पे, तो उससे मिनिमम लॉसेस यहाँ पे इवेपोरेशन के थ्रू होते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक से कवर्ड है, तो यहाँ पे मॉइस्चर लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। साथ ही साथ प्लास्टिक मल्च के साथ साथ इसमें स्टेबल मल्च भी यूज की जाती है, तो उससे भी सेम फायदा होता है कि हमारा मॉइस्चर लॉस कम से कम हो सके। देन एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। और मैन्योर के एडिशन करने से जो हमारा सॉइल का स्ट्रक्चर होता है वो काफी अच्छा होता है, वाटर रिटेंशन बढ़ता है, वाटर यूज एफिशिएंसी प्लांट की बढ़ जाती है। एडिशन ऑफ क्ले, अगेन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, कंट्रोल ऑफ एसिडिटी, सॉइल में एसिडिक प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो वाटर लॉन्गर टाइम के लिए अवेलेबल रहेगा। वीड कंट्रोल मैनेजमेंट। वीड अगर नहीं होंगी तो जो हमारा मॉइस्चर है वो वीड्स उसको नहीं ले पाएंगी, तो मतलब जो प्लांट के लिए कंपटीशन था सोर्सेस का वो कम हो जाएगा। एंड अगर फील्ड में सिर्फ हमारी क्रॉप होगी तो सिर्फ वही रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगी और वेस्ट नहीं होगा। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी इंटीग्रेटेड तरीके, जैसे कि हमने देखा था लास्ट टाइम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, इरिगेशन के साथ ही हम फर्टिलाइजर्स को दे रहे हैं, वैसे सिमिलरली इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को करके हम अपने इरिगेशन लॉसेस और वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। देन बात आती है स्मार्ट एग्रीकल्चर की। स्मार्ट एग्रीकल्चर की आज हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले इसमें आता है कि जुडिशियस यूज की हमें क्यों जरूरत है। अगर हम जुडिशियस यूज की बात करें तो जितना वाटर वेस्ट एग्रीकल्चर में होता है उतना कहीं भी ज्यादा नहीं होता, उससे ज्यादा कहीं। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि 1 and 3 टन, 1 से 3 टन ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है हमें आज के टाइम पे 1 kg ऑफ सीरियल को ग्रो करने में। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारे पास 1 kg चावल या 1 kg आटा आता है उसकी कॉस्ट अगर हम इस वाटर से कंपेयर करें तो वो कहीं ज्यादा होती है कि जो हमने उसको परचेज किया होता है। तो हमको ये वाटर 2050 तक ये वाटर अवेलेबल नहीं रहने वाला है, तो हमको कैसे भी इसको सेव करना है और अपना फूड ग्रेन प्रोडक्शन को भी बचाना है। तो ये आज इसके लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम स्मार्ट एग्रीकल्चर तरीकों को अपनाएं। ये एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि द इरिगेशन रिक्वायरमेंट हैज टू बी लोअर टू द लेवल ऑफ 68% ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ द टोटल डिमांड बाय 2050। तो ये बताया गया कि 68% हमको
कम करना है इसको। इकोनॉमिक सर्वे जो 2018-19 में बताया गया था उसका भी फोकस किस पे था, लैंड प्रोडक्टिविटी से शिफ्ट करके किस पे था, इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी। मतलब हमको केवल ये नहीं देखना है कि हमारी लैंड से हमको कितना प्रोड्यूस मिल रहा है, बट हमको ये देखना है कि जो हम पर यूनिट वाटर सप्लाई कर रहे हैं उससे हमको कितना आउटपुट मिल रहा है, एंड वही इफिशिएंट तरीका और वही आज के टाइम पे सस्टेनेबिलिटी की भी बात कर सकता है। देन नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन जो कंडक्ट हुआ 2014 में, उसमें कुछ रिपोर्ट्स आई थी जो काफी ध्यान देने योग्य हैं और जिनसे हमें समझना चाहिए कि हमें कितनी आगे रिक्वायरमेंट होने वाली है स्मार्ट एग्रीकल्चर की। तो इसने कवर किया था 64 डिस्ट्रिक्ट्स को ओवर 13 स्टेट्स में। इसमें क्या इन्होंने ये देखा था कि जो अगर हम प्रिसीजन इरिगेशन यूज करते हैं देन द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 31%। अगर प्रिसीजन इरिगेशन की बात करें तो इसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन या फिर ड्रिप इरिगेशन आते हैं। इरिगेशन कॉस्ट हैज आल्सो डिक्रीज्ड बाय एन एवरेज ऑफ 32.3%। तो इरिगेशन की कॉस्ट भी बची है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बचा हुआ है हमारा। Furthermore, there was about a 28% reduction in total fertilizer consumption in the surveyed state. तो अगर हम INM के थ्रू, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के थ्रू, अगर हम इरिगेशन सोर्सेज से ही न्यूट्रिएंट्स देते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं, तो जो हमारा वेस्टेज होता है फर्टिलाइजर का सिंपल ब्रॉडकास्टिंग में वो भी हमारा 28% तक रिड्यूस हो सकता है। माइक्रो इरिगेशन वही sprinkler irrigation and drip irrigation has also enhanced the average productivity। average productivity भी हमने इसमें देखा है कि वो काफी ज्यादा बढ़ी है fruits and vegetable की about 42.53% and 58.8% respectively, mainly because of crop spacing and judicious use of water and other inputs। तो ये आप देख सकते हैं कि judicious use of water और अगर फर्टिलाइजर को हम अच्छे से यूज करते हैं थ्रू ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और हमारी कॉस्ट रिडक्शन भी होता है। तो ये फार्मर के लिए काफी बेनिफिशियल है। All the surveyed states also reported there is increase in the farmer income जो ultimate aim है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने cost reduction करा है, यहाँ पे productivity हमारी increase हुई है, तो नेचुरली बात है कि इसमें उसकी इनकम इंक्रीज होगी। और कितनी इंक्रीज हुई है 20% टू 68% विद एन एवरेज ऑफ 48.5%। तो अगर हम 50% इंक्रीज कर सकते हैं इससे तो इसमें क्या दिक्कत है। और साथ ही साथ इसमें जो सबसे बड़ी चीज हम देख रहे हैं वो है वाटर कंजर्वेशन जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले टाइम के लिए। देन ट्रांसफॉर्मेटिव डिस्कवरीज फॉर द स्मार्ट एग्रीकल्चर। स्मार्ट एग्रीकल्चर को अब रोबोटिक्स से जोड़ के या फिर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से जोड़ के, मतलब जो पहले अगर हम देखें जो हमारा एरा था अभी तक इरिगेशन का वो बेसिकली डिपेंड था किस पे, फ्लडिंग पे। फिर जो हम उसको कह सकते हैं हम नेक्स्ट जनरेशन पे आए वो हम प्रिसीजन फार्मिंग में आए हैं। प्रिसीजन फार्मिंग से अब आगे बढ़ के हमको इन सारी चीजों पे आना है। इन सारी चीजों में क्या, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारे पास आज के टाइम पे बहुत बड़ा इसका स्कोप है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि हमारे पास मैन पावर भी नहीं है और साथ ही साथ इतने बड़े इक्विपमेंट्स को प्रॉपरली मैनेज करना, उसके लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो आप आजकल देखते हैं, रोबोटिक्स, ऑटोनोमस फार्म्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स एंड बिग डेटा। फर्स्ट जनरेशन कहते हैं प्रिसीजन फार्मिंग को, सेकंड जनरेशन कहते हैं, तो ये थर्ड जनरेशन की चीजें हैं और जिनकी रिक्वायरमेंट हमें आगे जाके काफी ज्यादा होने वाली है। क्योंकि वाटर ऑल्दो हमारे पास प्रेजेंट रहेगा बट उसकी हमें डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट भी उसकी पूरी करनी है, ना कि हम अपना मैक्सिमम सारा का सारा वाटर किस में वेस्ट करें, एग्रीकल्चर में। क्योंकि एग्रीकल्चर भी इंपॉर्टेंट है बट हमें उसको कॉस्ट इफेक्टिव एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबल बनाना है। देन वाटर कंजर्वेशन, मिनिमाइजिंग वेस्टेज। वाटर कंजर्वेशन अल्टीमेटली हम यही बात करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द 5 पंच महाभूतास, जो ग्रेट एलिमेंट्स ऑफ लाइफ है उसमें से एक वाटर भी है। Urban population of the world has grown rapidly from 751 million in 1950 to 4.2 billion in 2018। तो अभी देख सकते हैं कि पिछले 70 इयर्स में हमारी पॉपुलेशन कितना टाइम बढ़ चुकी है। अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो हमें सारे ही रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए होते हैं, चाहे वो फूड प्रोडक्शन हो, चाहे वो इरिगेशन वाटर हो, चाहे वो डोमेस्टिक वाटर हो, तो इन सभी की रिक्वायरमेंट हमें ज्यादा हो जाती है। इन इंडिया में देखेंगे हमारी पर कैपिटा जो वाटर अवेलेबिलिटी थी वो 1991 में 2209 क्यूबिक मीटर पर ईयर से 1545 क्यूबिक मीटर पर ईयर रह चुकी है 2011 में। और ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि ये कितनी रह जाएगी, 1140 क्यूबिक मीटर इन द ईयर बाय 2050, जो कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन एंड साइन है। According to 2018-19 Niti Aayog report, currently 600 million Indians are facing huge extreme water stress और साथ ही साथ 2 लाख लोग हर साल inadequate access to the safe water के कारण मर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा
क्वेश्चन मार्क है कि हम इंडिपेंडेंस के आफ्टर 70 इयर्स भी हमारे पास इतनी बड़ी चैलेंजेस अभी भी हमारे सामने हैं कि हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाया है। अबाउट 89% ऑफ द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखिए कि जो हमारा एक्विफर है, ग्राउंड वाटर है, उसका 89% किस में यूज हो रहा है? सिर्फ इरिगेशन में। द हाईएस्ट कैटेगरी इन द कंट्री। एंड हाउस होल्ड कंजम्पशन, जो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है, वो उसका कितना 9% शेयर है, और जबकि इंडस्ट्रीज का कितना है? सिर्फ 2% का। सो इंडस्ट्री वाटर को यूज कम करती है, ग्राउंड वाटर को, हाउस होल्ड भी कम करते हैं, बट एग्रीकल्चर कितना ज्यादा करता है, और एग्रीकल्चर जो वाटर यूज करता है तो उसका उसके बाद उसका वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, इवेपो ट्रांसपिरेशन या सरफेस रन ऑफ, इसकी वजह से हमारा ग्राउंड वाटर बहुत जल्दी डिप्लीट हो रहा है। अगर आप देखें तो जितने भी मैक्सिमम एग्रीकल्चर स्टेट्स थे, वहां पे ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है। महाराष्ट्र सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और वो किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हमको पता ही है कि महाराष्ट्र में ग्राउंड वाटर लेवल के क्या हालात है। देन स्कीम फॉर द वाटर कंजर्वेशन, गवर्नमेंट जो भी दो स्कीम चला रही है, क्या जल शक्ति अभियान, दूसरा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इतनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। जल शक्ति अभियान का मेन एम क्या है? इसमें यह है कि हमको लोकल लेवल पे, जो चाहे वो कैसा भी वाटर हो, चाहे हमारे पास कैनाल से अवेलेबल है, चाहे रेन वाटर है, तो उसको हार्वेस्ट करके हमको लॉन्ग टाइम के लिए उसको यूज करना है। इट एम टू फोकस ऑन द इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट एट लोकल लेवल, इंक्लूडिंग क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द सम सस्टेनेबिलिटी यूजिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये अल्टीमेट एम है कि लोकल लेवल पे हम लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और उसको वाटर को इन सिटू कंजर्वेशन हम कर सकें। ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड वाटर, ये जल शक्ति अभियान है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, 2015 में स्टार्ट हुई थी। मोर क्रॉप पर ड्रॉप, और हर खेत को पानी इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और जिसपे गवर्नमेंट काफी काम कर रही है और काफी काम इस पे चल रहा है। फिर एक कंसेप्ट आता है पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट। पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ वाटर यूजर जितने भी वाटर को यूज करते हैं, एज वेल एज द फार्मर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इरिगेशन सिस्टम, इन सभी का रोल किसमें? वाटर मैनेज इरिगेशन सिस्टम में। मतलब जो भी वाटर यूज कर रहा है, वो वाटर को कैसे ना कैसे, अगर किसी का वाटर इनपुट है तो उसका वाटर आउटपुट भी होगा, तो उसको कैसे इरिगेशन में डाइवर्ट करे, ये पार्टिसिपेटरी इरिगेशन का बेसिक कंसेप्ट है। इट इंश्योर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑल इरिगेशन यूजर्स इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ इरिगेशन मैनेजमेंट, इंक्लूडिंग प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, फाइनेंसिंग, गवर्नेंस, monitoring and the evaluation of the irrigation system at the primary as well as secondary as well as tertiary level। तो सारे ही लेवल पे ये सारी चीजों को इंश्योर करना, ये पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट का काम है। इससे हमने देखा कि जहाँ पे भी ये अभी तक रोल आउट किया गया है पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट, वहां पे इंक्रीज हुआ है इरिगेशन इंटेंसिटी में, क्रॉपिंग इंटेंसिटी एज वेल एज यील्ड विद स्पेशल एंड द टेम्पोरल वेरिएशन। सो पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मेथड and next generation irrigation methods are the way forward to conserve water and make it sustainable. So this is all about our issue of June 2020 कुरुक्षेत्र मैगजीन। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए, वो नीचे लिंक में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां पे आपको इसके सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू।